हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2022 की मास्टर सेट, जो कि ऑफिशियल है, आयोग द्वारा जारी की गई। यहाँ का एग्जाम जो हुआ था 16 अक्टूबर 2022 को हुआ था। ये फर्स्ट मीटिंग का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से हमने लास्ट वीडियो में 1 to 50 क्वेश्चन तक का सॉल्व कर लिया था। आज इस वीडियो में हम 50 to 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 51 नंबर का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? तो द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की खोज की गई थी केरल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। ओके, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हो गए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस तरकस ने लाल सागर में डैश नौसेना के जहाजों अल्माज पीसी 411 और निमेर पीसी 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। तो किसके साथ किया था आईएनएस तरकश ने लाल सागर में? ये सूडान के साथ किया था। ओके, यानी कि सूडान और नौसेना जहाज किसकी? भारत की। आईएनएस तरकश ने उसमें भाग लिया था और ये लाल सागर में आयोजन हुआ था, नौसैनिक अभ्यास था। ठीक है, तो ये भारत और सूडान के बीच हुआ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका करंट अफेयर का ही रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? जागृति जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? ये उपभोक्ता जागरूकता। ठीक है, उपभोक्ता जागरूकता का शुभंकर है जागृति। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कंज्यूमर अवेयरनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। यानी कि औरंगाबाद का नया नाम क्या हो गया था? संभाजी नगर हो गया था। तो ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? तो ये कौन सी कंपनी थी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, ये भी आपका करंट अफेयर का ही क्वेश्चन रहा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना केरल में शुरू की गई थी टाटा पावर सोलर द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो वज्र प्रहार किसके बीच होता है? भारत और यूएसए के बीच में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या था? लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। ओके, अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में काफी बोर्ड ने काफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने किए थे? इसरो के साथ किए थे, काफी बोर्ड ने किए थे। ओके, काफी फसलों की जलवायु विरोधी या प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए जो है काफी बोर्ड और इसरो के बीच समझौता हुआ था जुलाई 2022 में। ओके, देखिए अक्टूबर में आपका एग्जाम हुआ है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि ये आपका रेंज है करंट अफेयर का, क्या 3 से 4 महीने। ओके, तो ये भी ध्यान रखिएगा आपको कौन से करंट अफेयर पे, किस महीने के करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, बांग्लादेश करता है। बांग्लादेश जो है भारत के साथ कितनी किलोमीटर की लंबी सीमा बनाता है? 40-96 किलोमीटर। ओके, ये याद रख सकते हैं आप। और सबसे कम लंबी सीमा किसकी है? तो 106 किलोमीटर ये है आपकी अफगानिस्तान की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? इजराइल की राजधानी क्या होती है? जेरूशलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? 29वां राज्य कौन बना था? आपका तेलंगाना बना था, जो कि 2 जून 2014 को बना था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद कर्नाटक में है। वैसे भी आपको पता है कुल कितने राज्यों में? 6 राज्यों में विधान परिषद है। ओके, राज्यों में जो है आपका विधान परिषद है, कौन कौन से हैं? यूपी हो गया, बिहार है, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर देख लेते हैं इसका। ओके, तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। ओके, इंडियन एयरफोर्स डे जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग, कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, तो कुर्ग को जो है स्कॉटलैंड कहा जाता है भारत का। ओके, अगला क्वेश्चन है,
डैश कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। तो क्या है ये? सांझी। सांझी कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। ओके, अगला क्वेश्चन है वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल, अब इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इनमें से कोई नहीं दिया है, आपको बता देते हैं ऑप्शन में क्या था। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ऑप्शन में जो है नेपाल दिया हुआ था और नेपाल का ही जो है राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, ठीक है। लेकिन आयोग ने इसका आंसर डी मान लिया था, जो कि इनमें से कोई नहीं दिया था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है, ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। आयोग के द्वारा ये आंसर ही गलत दिया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखी है? तो ये पुस्तक किसने लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। ओके, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डैश को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। यानी कि किसे अवशोषित करती हैं? अवरक्त विकिरण को, यानी इंफ्रारेड रेडिएशन। ओके, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वो पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित इंफ्रारेड रेड यानी कि अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है ये अनुच्छेद दिया हुआ है, यानी कि पैराग्राफ है, और ये आपका 71 टू 75 तक के क्वेश्चन का आंसर देना है ये पैराग्राफ पढ़कर। ओके, चलिए आइए रीड कर लेते हैं। मादक पदार्थों के प्रयोग की लत आज के युवाओं में तेजी से फैल रही है। कई बार फैशन की खातिर दोस्तों के उकसावे पर लिए गए मादक पदार्थ अक्सर जानलेवा होते हैं। स्कूल, कॉलेजों या आसपास में गलत संगति के दोस्तों के साथ ही गुटखा, सिगरेट, शराब, गांजा, भांग, अफीम और धूम्रपान सहित चरस, स्मैक, कोकीन, ब्राउन शुगर जैसे घातक मादक पदार्थों के सेवन की ओर अपने आप कदम बढ़ जाते हैं। पहले उन्हें मादक पदार्थ फ्री में उपलब्ध कराकर इसकी लती बनाया जाता है, और फिर लती बनने पर वे इसके लिए चोरी से लेकर अपराध तक करने को तैयार हो जाते हैं। माँ बाप द्वारा दिया गया जेब खर्च कम पड़ने लगता है। नशे के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सुइयां HIV का कारण भी बनती हैं, जो अंततः एड्स का रूप धारण कर लेती हैं। कई बार तो बच्चे घर के ही सदस्य से नशे की आदत सीखते हैं। उन्हें लगता है कि जो बड़े कर रहे हैं वह ठीक है, और फिर वे भी घर में ही चोरी आरंभ कर देते हैं। चिकित्सीय आधार पर देखें तो अफीम, हेरोइन, चरस, कोकीन तथा स्मैक जैसे मादक पदार्थों से व्यक्ति वास्तव में अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है एवं पागल तथा सुप्तावस्था में हो जाता है। ऐसे उत्तेजना लाने वाले पदार्थ हैं जिनकी लत के प्रभाव में व्यक्ति अपराध तक कर बैठता है। ऐसे युवा उच्छृंखल, हिंसक, अनुशासनहीन, झगड़ालू, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह और शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। मामला सिर्फ स्वास्थ्य से नहीं अपितु अपराध से भी जुड़ा हुआ है। कहा यह भी गया है कि जीवन अनमोल है, नशे के सेवन से यह अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। कॉलेज ही नहीं, स्कूलों तक ये बीमारी पहुंच चुकी है। भारत के कई राज्यों में गांजा व अफीम की खेती होती है और हेरोइन आदि का व्यापार खुलेआम चल रहा है। कहाँ जा रही है हमारी युवा पीढ़ी? आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है पैराग्राफ से रिलेटेड। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत बढ़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है यदा कदा पान सुपारी का सेवन जो है ये मादक पदार्थों की लत का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है मादक पदार्थों की लत यानी मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? पहला इसमें दिया हुआ है अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, स्वास्थ्य के प्रति सजगता, मानसिक संतुलन खो देना और चोरी करने की आदत। तो इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी कि आपके अनुच्छेद यानी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1, 3 और 4। यानी कि मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? तो अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल हो जाते हैं, और इसके अलावा मानसिक संतुलन खो देते हैं और चोरी करने की भी आदत पड़ जाती है ऐसे लोगों में। ओके, अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का क्वेश्चन है मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं में किस प्रकार की बीमारी का खतरा हो जाता है? पहला दिया है इसमें शारीरिक अक्षमता, पागलपन और सुषुप्ति, HIV और एड्स, मानसिक संतुलन। तो ये सभी कारण जो हैं तो ये सभी रोग हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं में ये सभी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, यानी शारीरिक अक्षमता होती है, पागलपन और सुषुप्ति भी आ जाती है, HIV और एड्स हो जाता है और मानसिक संतुलन खो देते हैं ऐसे लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा दोषी कौन है? तो सबसे ज्यादा दोषी कौन है? बच्चों के माँ बाप। ओके, अगला क्वेश्चन है भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो अनुच्छेद के अकॉर्डिंग माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। ये सभी कारण बनते हैं बच्चों में नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ने के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपका अनुच्छेद दिया है दूसरा पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 76 से 80 तक के क्वेश्चन का आंसर देना है ये पैराग्राफ पढ़ के। आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
लोग नियमित बचत करते रहने के बावजूद अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रह जाते हैं। अपने जीवन के वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह जानना जरूरी है कि हम उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कितनी बचत कर रहे हैं और उसे कहाँ निवेश कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने निर्धारित उद्देश्य के अनुसार पैसा जोड़ सकें। साधारण भाषा में समझा जाए तो बचत और निवेश में अंतर इतना ही है कि जो राशि आप अपनी नियमित आय से बचाकर अलग रख लेते हैं वह बचत, और यदि आप अपनी उस बचत को कुछ रिटर्न प्राप्त करने के लिए ऐसा कुछ खरीदते हैं जो कि भविष्य में अपनी संपत्ति बन सके, वह निवेश है। बचत अल्पकालिक लक्ष्यों के लिए है। बैंक और पोस्ट ऑफिस के बचत खातों या अन्य किसी जगह पर सीमित समय तक रखा गया पैसा बचत होता है, जो सुरक्षित होता है और आवश्यकता पड़ने पर आसानी से निकाला जा सकता है। गृहिणियों द्वारा बचाकर किचन में चावल के मर्तबान में रखा पैसा या साड़ियों की परतों के बीच छिपा कर रखा गया पैसा भी बचत की श्रेणी में ही आएगा। बचत में रखा पैसा जब चाहिए हो तब सहजता से उपलब्ध होता है। अक्सर यह बचत अल्पकालीन लक्ष्यों या आपातकालीन जरूरतों के लिए होती है। बचत में रखा गया आपका पैसा निवेश के मुकाबले अधिक सुरक्षित रहता है। इसमें बहुत कम या ना के बराबर जोखिम होता है। बचत में आपको रिटर्न बहुत कम मिलता है क्योंकि सभी बचत योजनाओं में ब्याज की दर कम होती है। इसमें आपको बहुत ही कम रिटर्न मिलता है, जिससे मुद्रास्फीति भी कवर नहीं हो पाती है। दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों के लिए निवेश किया जाता है। मुख्य बचत और निवेश में अंतर यही है कि निवेश में आप उच्च रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। निवेश में ऊंची रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। निवेश से आप लंबे समय तक मुद्रास्फीति को पछाड़कर अपने धन में वृद्धि कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड और SIP आदि निवेश के प्रारंभिक तरीके हैं। जमीन, सोना, कमोडिटीज या शेयर आदि में निवेश करने के लिए अधिक धन और अनुशासन की आवश्यकता होती है और रिस्क भी ज़्यादा रहता है, परंतु सही तरीके से किया गया निवेश संपदा में कई गुना वृद्धि कर सकता है। निवेश किया गया पैसा एकदम से उपलब्ध नहीं रहता और इसे बेचकर दोबारा पैसा बनाने में समय भी लगता है। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। कोई सपना ऐसा नहीं होता जो पूरा ना किया जा सके। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं। तो पहला दिया हुआ है, निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरा है, निवेश अल्पावधि में धनार्जन का तरीका है। गृहिणियों द्वारा परिवार के खर्चों से बचाई गई राशि अच्छा निवेश है। निवेश में ऊंची रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, पहला और चौथा। ओके, पहले में क्या दिया है, निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों प्राप्त किए जा सकते हैं, और चौथा है क्या, निवेश में ऊंची रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। तो ये दोनों ही आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, रमेश ने 5,000 रुपए के शेयर खरीदे। इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो पहला दिया हुआ इसमें, रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया है। दूसरा, रमेश की यह बचत जोखिम वाली है। तीसरा, शेयर खरीदना बचत है, और चौथा, शेयर खरीदना निवेश है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, शेयर खरीदना निवेश है। ठीक है, यानी कि रमेश ने 5,000 रुपए के शेयर खरीदे हैं, तो इसका मतलब क्या है, शेयर खरीदना निवेश है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है। तो पहला दिया है इसमें, दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत द्वारा ही संभव हो सकती है। दूसरा है, दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेश द्वारा ही संभव हो सकती है। तीसरा है, दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में धन हानि का जोखिम यानी कि खतरा होता है। इसके अलावा चौथा दिया है, बचत निवेश की तुलना में ज्यादा अच्छी है क्योंकि निवेश में जोखिम शामिल है जो गांठ के पैसे को भी ले जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, 1, 3, 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। तो सेविंग बैंक खाते में रखा धन जो है ये निवेश का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें सोने के गहने खरीदना जो है ये निवेश का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, 81 to 85 क्वेश्चन नंबर तक का यहाँ से सॉल्व करना है। ये आपका ग्राफ दिया, इसमें एक तरफ दिया छात्रों की संख्या, ओके, और इसमें दिया है 2010 में स्कूल की प्रारंभिक संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ग्राफ से, 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। तो ये थी आपकी 3150। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि यानी गिरावट अधिकतम है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा 2012। अगला क्वेश्चन है, 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। इसका आंसर हो जाएगा 1.7%। अगला क्वेश्चन है, 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 93.75%। अगला क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। इसका आंसर हो जाएगा 7:10। अगला क्वेश्चन है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, ये दंड आलेख है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका 86 to 90 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका दिया है विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन लाख में और उत्पाद दिया है लाख में, ये भी ठीक है। यहाँ पे आपका वर्ष दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 23%। अगला क्वेश्चन है 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन से के ठीक बराबर था, इसका आंसर है 2002 और 2007 में, ये इक्वल था। ओके, अगला क्वेश्चन है 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी, इसका आंसर हो जाएगा 183.33%। अगला क्वेश्चन है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी, तो आपका 2002 में जो है ये इस 2002 में प्रतिशत वृद्धि जो है सबसे अधिक थी उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है 91 to 95, इसमें क्या दिया है, हमें विभिन्न 5 कंपनियां और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है। तालिका में हमें लेखा एवं अनुसंधान विभाग में कार्यरत पुरुष और महिला कर्मचारियों का प्रतिशत भी दिया गया है। तो ये भी आपका जो है 91 to 95 क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका तालिका का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें दिया है कंपनी और कर्मचारी और लेखा अकाउंट में दिया है पुरुष और महिलाएं और अनुसंधान रिसर्च में लगे हुए पुरुष और महिलाओं की संख्या दी हुई है, ठीक है। कंपनी दिया है ABCD, ठीक है। तो ये सब अभी का दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। चलिए क्वेश्चन बता देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारी के पास MBA की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, इसका आंसर हो जाएगा 77। अगला क्वेश्चन है लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है, इसका आंसर हो जाएगा 35:11। अगला क्वेश्चन है कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, इसका आंसर हो जाएगा 234.29%। अगला क्वेश्चन है कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी के दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है, इसका आंसर हो जाएगा 208:115। अगला क्वेश्चन है सभी कर्मचारियों कंपनी डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियों कंपनी ए और ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है, इसका आंसर हो जाएगा 138। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 to 100, ये भी तालिका वाला क्वेश्चन है। इसमें दिया है निम्न तालिका गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्यों ABCD और ई की जनसंख्या का प्रतिशत का विवरण देती है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि आपका तालिका जो दिया हुआ है तो ये है तालिका दी हुई है, इसमें राज्य दिया हुआ है ABCDE और गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है 30, 20, 25, 20, 15 और पुरुषों में महिलाओं का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है। गरीबी रेखा से नीचे वालों का अनुपात यहाँ दिया है 5:6, 3:5, 1:2, 3:2, 5:3 और यहाँ गरीबी रेखा से ऊपर पुरुष महिला का अनुपात दिया है 6:7, 4:5, 2:3, 4:3 और 3:2। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है, तो राज्य की कुल जनसंख्या 5 मिलियन होगी। अगला क्वेश्चन है राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4 मिलियन। ओके, अगला क्वेश्चन है राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है, इसका आंसर हो जाएगा 3.55 मिलियन। अगला क्वेश्चन है यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या अनुपात में है ये कितना है, 1:2। ओके, अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 1.8 मिलियन। तो इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।